हेलो स्टूडेंट, आज हिस्ट्री की क्लासेस करने जा रहे हैं। पाठ 4 देवी काल। सिंधु घाटी के नगर जब नष्ट हो गए तो उन नगरों के घर ढहकर मिट्टी के नीचे दब चुके थे। ये जो ईस्वी दिया हुआ है ईसा पूर्व, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन स्थानों पर नए लोगों ने रहना आरंभ किया। यह लोग गांव में रहते थे। उन गांवों में किसान खेती करते थे, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते थे और दूसरे कारीगर तांबे और कांसे की वस्तु बनाते थे। धीरे धीरे इनके आसपास कुछ और लोग आकर बसे जो अपने आप को आर्य कहते थे। जिसका अर्थ श्रेष्ठ या उत्तम था। मतलब आर्य समाज के लोग अपने आप को बड़ा मानते थे, कुम्हार और क्या बोलते हैं और सब लोगों से। आर्य संभवतः काला सागर और कैल्शियम सागर के पास के मैदान में रहते थे। वहाँ के वे फैलते गए और नई नई जगह बसते गए। आर्य गाय, बैल, घोड़ा, भेड़, बकरी आदि पशुओं को पालते थे। उनके पास हजारों की संख्या में पालतू पशु होते थे। आर्यों के पास पालतू जानवरों की संख्या अधिक होने के कारण वे जहाँ चारा पानी मिल जाता था वहाँ बच जाते थे। मतलब आर्य पालतू जानवर पालते थे, रखते थे, तो पालतू जानवरों के लिए पानी और हरे घास फूस की ज़रूरत है, तो जहाँ उन्हें मिलता था वहाँ वो जाकर बच जाते थे, वहाँ जाकर बसते जाते थे। जब चारा पानी कम पड़ने लगता था तो कुछ लोग जानवरों को लेकर आगे निकल जाते थे। मतलब जहाँ रहते रहते वहाँ ख़त्म हो जाता था चारा पानी वानी, तो फिर आगे निकल जाते थे लोग। मतलब आगे जहाँ मिलता था वहाँ पे लोग चले जाते थे। जहाँ चारा मिलता आर्य वहाँ बच जाते थे। इन प्रकार आर्य कई समूहों में यहाँ आए और अपने वस्तुओं के साथ नई नई जगहों पर बसते गए। वे एक अनोखा जानवर, तेज दौड़ने वाला घोड़ा भी लाए थे। आर्य वस्तुओं से संबंधित व्यवसाय जैसे ऊन काटना, बुनना, घोड़े से रथ जोतना तथा लकड़ी की वस्तुएं बनाना आदि कार्य करते थे। लगभग 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आर्य सिंधु समतल, सतलज, व्यास और सरस्वती नदियों के किनारे आ बसे। आर्यों का भारत में आगमन एवं फैलाव। यह कहना कठिन है कि सारे आर्य लोग एक ही नस्ल के थे। वे इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा संस्कृति बोलते थे। अब भी यह अपने बदले हुए रूपों में यूरोप, ईरान व भारत में बोली जाती है। यह तथ्य इन भाषाओं के बोलने के ढंग की समानताओं पर आधारित है। बोल कर देखिए। आगे देखते हैं। युद्ध और राजा। आर्यों के समय से गाय को महत्व दिया जाने लगा था। उनके लोग हमला करके एक दूसरे की गायों को भगा ले जाते थे। यही आर्य जनों के बीच होने वाले युद्धों का मुख्य कारण था। पशुपालन। आर्यों के पास अलग से सेना नहीं थी। युद्ध के समय जन के सभी लोग मिलकर लड़ने जाते थे। युद्ध की अनुवाई
करने के लिए जन का राजा चुना जाता था। जन की युद्ध में विजय दिलाना राजा का काम था। इसके साथ साथ वह कबीले में रहने वालों और उनकी संपत्ति की भी सुरक्षा करता था। उसका पद वंशानुगत नहीं था, मतलब वंश के हिसाब से नहीं चलता था। जो बहादुर रहते थे उनको चुना जाता था। यज्ञ और वेद। आर्य लोग प्रारंभ में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए स्तुति पाठ करते थे। बाद में यज्ञ करने लगे। यज्ञ का कार्य पुरोहित करवाता था। यज्ञ सामूहिक हुआ करते थे जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी सहभागिता होती थी। यज्ञ में कार्य की सफलता के लिए भेंट व चढ़ावे के साथ साथ देवताओं को प्रशंसा में वेद के मंत्र गाए जाते थे। इंद्र आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे जो उन्हें युद्ध में विजय दिलाते थे। यज्ञ के समय ब्राह्मण वेद मंत्रों का स्वतर पाठ करते हुए आग में घी डालते जाते थे। यह मंत्र संस्कृत भाषा में थी, जिन्हें मंत्र या ऋचा कहा जाता है। यह मंत्र ऋग्वेद में मिलते हैं। बहुत समय तक यह मंत्र लिखे नहीं गए। इन्हें बोल बोल कर याद रखा जाता था और दूसरों को सिखाया जाता था। बाद में इन्हें लिखा गया। आज हम ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़कर आर्यों के जीवन की कई बातों को जान सकते हैं। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद बाद में रचे गए। इन वेदों में यज्ञों और मंत्रों का उल्लेख है। वेदों में ईश्वर के प्रार्थना भी किए जाने का वर्णन है। ईश्वर से प्रार्थना की जाती थी कि अच्छी वर्षा हो तथा अच्छी धूप खिले, जिससे फसल अच्छी हो। राजा का चुनाव। जन की एक सभा होती थी। सभा में सब लोग चुने गए राजा को बधाई देते थे। जन के लोग नए राजा के बनने से खुश होते थे। वे अपने घर से उसके लिए कुछ भेंट व चढ़ावा लाते थे। कोई एक घड़ा घी, कोई 2 गायों तथा कुछ सोने के जेवर देते थे। इस तरह राजा के पास काफी भेंट जमा हो जाते थे। ऐसी भेंट या चढ़ावे को आर्य लोग बलि कहते थे। इस भेंट को राजा कबीले के सभी लोगों में उनकी जरूरत के अनुसार बांट देता था। इससे कबीले को आपस में जोड़ने में मदद मिलता था। युद्ध के बाद सभा। युद्ध के बाद भी एक सभा होती थी। सभा में जन के राजा जीत में मिली गायों, घोड़ों, रथ, हथियार, सोना, दास दासियों को जन के कई लोगों के बीच बांटते थे, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा राजा अपने पास रखता था। फिर राज्यों और ब्राह्मणों को हिस्सा मिलता था। कुछ गायों, भेड़, बकरियां, अनाज आदि जन के साधारण लोगों को भी दी जाती थी। इससे राज्यों के पास गाय, घोड़े, हथियार, सोना, दास दासियों की संख्या ज्यादा हो जाती थी और वे पहले से ज्यादा ताकतवर बन जाते थे।
वर्ण व्यवस्था। आरंभ में आर्य 3 वर्णों में विभाजित है: राजा, पुरोहित तथा अन्य जन। यह विभाजन उनके व्यवसाय पर आधारित था, परंतु कठोर नहीं था। किंतु धीरे धीरे जो यज्ञ करवाते थे वे ब्राह्मण कहलाते थे, जो युद्ध करते थे वे क्षत्रिय कहलाते थे, और जो व्यापार करते थे वो वैश्य कहे जाते थे। बाद में शूद्र नामक चौथा वर्ग भी मिलता है, जिसमें युद्ध में हारे लोग शामिल किए गए। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। अब कार्य रुचि के आधार पर न होकर वंश पिता के कार्य के आधार पर हो गए। चित्र में दिखाया गया है राजा को बलि देते मतलब उपहार देते हुए। नीचे है अब खेती का महत्व बढ़ा। पशुपालन आर्य अपनी बढ़ती हुई जरूरतों के लिए सिर्फ युद्ध के प्राप्त संपत्ति पर ही हमेशा निर्भर नहीं रह सकते थे, अतः उन्हें अपनी आवश्यकताओं के लिए कृषि पर ध्यान देना पड़ा। अब वे गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में फैलने लगे। उन्होंने लोहे के औजारों से जंगलों को काटकर कृषि योग्य बनाया। पशुपालन कार्य पहले केवल जौ ही उगाते थे, अब उन नदियों के किनारे गेहूं, धान, दाल व तिलहन भी उगाने लगे। अब उनके लिए खेती प्रमुख हो गई। खेती के साथ साथ वे पशु भी पालते रहे। धीरे धीरे वे आत्मनिर्भर होने लगे और अन्य कौशलों के विकास का समय उन्हें मिलने लगा, जिससे वे धातु कर्म, बढ़ियागिरी, हस्तशिल्प, चमड़े का काम, आभूषण, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने लगे, जिससे उनका व्यापार भी बढ़ने लगा। तो ये हमारा ख़त्म हो गया अब क्वेश्चन आंसर से। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।